द बैंकर ये मूवी सन 2020 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी बर्नार्ड गाइड, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, के जीवन पर आधारित एक सच्ची घटना है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बर्नार्ड गाइड को, जिस पर टेक्सास अदालत में मुकदमा चल रहा होता है। यहाँ से कहानी समय से पीछे जाती है सन 1939, जहाँ हम बर्नार्ड का बचपन देखते हैं। वो बैंक के बाहर जूता पॉलिश कर रहा होता है और साथ ही बैंकर्स की बातों को ध्यान से सुनता है और बाद में उसे अपनी नोटबुक में लिख लेता है। वो ऐसा हर बार करता है जब भी उसे मौका मिलता है और इस तरह वो बैंकिंग के सारे तौर तरीके फार्मूला सीखता है। एक बार वो बैंक की खिड़की पर बैठकर उन बैंकर्स की बातों को सुनकर नोट कर रहा होता है। तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। बर्नार्ड वहां से भाग जाता है। बर्नार्ड के डैड उसकी नोटबुक देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम इन वाइट बैंकर्स की जासूसी क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है। जिस पर बर्नार्ड कहता है वो बस ये सीखना चाहता है कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। फिर उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम टैलेंटेड हो लेकिन गलत रंग के साथ पैदा हुए हो। ब्लैक मैन टेक्सास में पैसा नहीं कमा सकता। जिस पर बर्नार्ड कहता है, यहाँ टेक्सास में नहीं कमा सकता लेकिन कहीं और कमा सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड बड़ा हो चुका है और वो लॉस एंजलिस गया है। वहाँ वो अपनी वाइफ के अंकल के घर जाता है, जहाँ वो कहता है कि वो लॉस एंजलिस में रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा। जिस पर उसके अंकल पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर समझाते हैं ये इतना आसान नहीं है। बर्नार्ड वहाँ से उठकर अपने बेटे के पास चला जाता है। अगली सुबह बर्नार्ड अपने कजिन को उसके वर्किंग प्लेस पर ड्रॉप करता है, जहाँ उसकी मुलाकात मैट स्टीनर से होती है। उसके बाद बर्नार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर वो टेक्सास में उन घरों के पर जाता है जहाँ फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है और उनसे नेगोशिएट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड की वाइफ उसे को इन्वेस्टर जॉय से मिलाती है, क्योंकि बर्नार्ड को एक इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है ताकि वो घरों को आसानी से खरीद सके। लेकिन बर्नार्ड उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है, जिस पर बर्नार्ड और उसकी वाइफ के बीच बहस हो जाती है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को बार्कर के साथ देखते हैं। वो बार्कर की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उससे नेगोशिएट करता है। बार्कर अपनी प्रॉपर्टी की कीमत $40,000 बताता है। बर्नार्ड उसे $30,000 का ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को मिड सिटी बैंक में देखते हैं, जहां वो मिस्टर रिड से मिलने की कोशिश करता है, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय है, लेकिन ब्लैक होने के कारण वो मिलने से मना कर देता है। बर्नार्ड बैंक के बाहर मिस्टर रिड का वेट करता है। फिर वो उससे मिलता है और मिस्टर बार्कर के नाम पर 10,000 लोन ले लेता है, जिसका पता बार्कर को लग जाता है। वो बर्नार्ड को फ़ोन करता है। बर्नार्ड थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बार्कर उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगली सुबह बर्नार्ड और उसका कजिन बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक वाइट लेडी आती है जो उस बिल्डिंग में रेंट पर रहती है। ब्लैक होने के कारण वो उनसे बहुत नाराज़ होती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ वाइट बिल्डिंग में क्या कर रहे हो? जिस पर बर्नार्ड कहता है कि वो बार्कर से इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। उसके बाद वो लेडी अपना घर चेंज कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड बार्कर को काफ़ी प्रॉफिट बना कर देता है। बार्कर खुश होकर उसके साथ और बिजनेस करना चाहता है। 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन बार्कर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि सारी डील वो खुद करेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक ब्लैक मैन से कोई भी डील नहीं करेगा। बर्नार्ड मान जाता है। फिर वो बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी एक रात अचानक हार्ट अटैक से बार्कर की मौत हो जाती है। बार्कर की वाइफ किसी ब्लैक से कोई डील नहीं करना चाहती, इसलिए वो बर्नार्ड से सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर देती है जो बार्कर ने किए थे, और वो केवल 25% शेयर्स ऑफर करती है, जिस पर बर्नार्ड एग्री नहीं होता। वो कहता है उसके और बार्कर के बीच 50-50% की डील हुई थी, जिस पर बार्कर की वाइफ उसे धमकी देती है कि वो चाहे तो उसे कुछ न दे, क्योंकि सारे पेपर्स पर केवल उसके हस्बैंड के सिग्नेचर हैं। बर्नार्ड को बहुत लॉस होता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को जॉय के साथ देखते हैं। वो जॉय से बैंकर्स बिल्डिंग खरीदने को कहता है, जिस पर जॉय कहता है वहाँ कोई ब्लैक मैन नहीं रहता और वो किसी ब्लैक मैन से डील नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे?
अगले सीन में हम मैट स्टीनर को देखते हैं। बर्नार्ड कहता है मैट हमारे लिए तुमसे डील करेगा, जिस पर मैट बोलता है उसे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो ये सब कैसे करेगा। जिस पर बर्नार्ड कहता है वो उसे सब कुछ सिखा देगा। जॉय मैट पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन बर्नार्ड के कहने पर वो मान जाता है। अगले सीन में हम मैट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो सुशी से मिलता है, जो वहां एक वेटर है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉय और बर्नार्ड को, जो मैट को गोल्फ सिखाते हैं और बैंकिंग के सारे रूल और फार्मूला सिखाते हैं ताकि वो प्रोफेशनल लगे। 1 महीने के बाद मैट पूरी तरह तैयार हो जाता है डील करने के लिए। वो मैट को चार्ल्स रेनॉल्ड के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जो कि बैंकर्स बिल्डिंग का ऑनर है। अगले दिन सुबह मैट चार्ल्स से मिलता है और वो गोल्फ खेलते हैं। इस तरह उन दोनों के बीच थोड़ा जान पहचान हो जाता है। फिर हम देखते हैं मैट चार्ल्स से डील करने के लिए बैंकर्स बिल्डिंग जाता है। वहाँ मैट कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर चार्ल्स को बिल्डिंग की कई वैल्यू समझाता है। दोस्तों, ये मूवी का बहुत ही मज़ेदार सीन है। इस सीन में मैट बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से मुंहज़बानी सॉल्व कर देता है, जबकि चार्ल्स का असिस्टेंट कैलकुलेटर से भी इतना तेज़ी से नहीं कर पाता। ये देख चार्ल्स मैट से बहुत इम्प्रेस होता है और वो डील फाइनल कर देता है। लेकिन दोस्तों, मैट ये सारे कैलकुलेशन रट कर आया होता है क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अगले दिन जॉय और बर्नार्ड मैट के साथ बैंकर्स बिल्डिंग में जाते हैं। ये देख मिस्टर रीड चौंक जाता है। इस सब के बाद बर्नार्ड और उसकी टीम कई प्रॉपर्टीज़ खरीदते और बेचते हैं, जिससे वहाँ निग्रो लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। ये सब देख बर्नार्ड बहुत खुश होता है। इसके बाद बर्नार्ड कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन टेक्सास चला जाता है, जहाँ वो एक सुबह अपने बेटे के साथ उस बैंक के बाहर जाता है जहां वो बचपन में जूते पॉलिश करता था। वहां एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा होता है। बर्नार्ड उससे जूते पॉलिश करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बच्चा ये कहते हुए मना कर देता है कि वो केवल वाइट मैन के लिए पॉलिश करता है। ये सब देख बर्नार्ड कुछ सोचता है और मेनलैंड बैंक खरीदने का प्लान करता है। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि टेक्सास में कोई भी बैंक निग्रोस को लोन नहीं देता, जिस वजह से वो न तो घर बना पाते हैं और न ही कोई बिजनेस शुरू कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं बर्नार्ड जॉय से मेनलैंड बैंक खरीदने की बात करता है, लेकिन जॉय मना कर देता है। वो कहता है लॉस एंजलिस में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो टेक्सास में ऐसा करना बहुत ही रिस्की है। बर्नार्ड उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कोई और पार्टनर ढूंढ लूँगा। अंत में जॉय मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों मैट के साथ मेनलैंड बैंक जाते हैं। वहाँ मैट रॉबर्ट फ्लोरेंस, जो कि बैंक का ऑनर है, और बाकी बैंकर से मिलता है। वहाँ रॉबर्ट के बेटे रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर को मैट पर शक होता है, लेकिन रॉबर्ट डील फाइनल कर देता है। बैंक का ऑनर बनने के बाद बर्नार्ड बैंक के नियम में कुछ बदलाव करता है ताकि वो गरीब निग्रो लोगों को भी लोन दे सके, जिससे वो अपना घर बना सकें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। बर्नार्ड काफ़ी लोगों को लोन देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट जूनियर मैट से मिलता है। वो उससे पूछता है तुमने हाल ही में 14 लोगों को लोन दिया है, जिसमें केवल 5 लोगों को जानता हूँ। ये बाकी कौन है? मैट थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल बाकी लोग निग्रोस होते हैं। रॉबर्ट जूनियर को मैट पर शक होता है और वो मैट पर नज़र रखने लगता है। एक रात वो मैट को बर्नार्ड के साथ देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉय बर्नार्ड मैट के घर पर होते हैं, जहां वो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहां रॉबर्ट जूनियर आ जाता है। उनके बीच काफ़ी बहस होती है। रॉबर्ट कहता है कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर बैंक खरीदा है और एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट 1 महीने में बैंक का इंस्पेक्शन करेगी, और रॉबर्ट वहां से चला जाता है। बर्नार्ड सारे निग्रो लोन को इंस्पेक्शन से पहले सेटल करने को कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता वो 1 महीने में ऐसा कैसे करें। जिस पर मैट सजेशन देता है क्यों न हम एक नया बैंक खरीदें, जिस पर जॉय और बर्नार्ड कहते हैं ऐसे समय पर एक और बैंक खरीदना बहुत रिस्की है। लेकिन मैट कहता है हम मेनलैंड के सारे लोन इस बैंक की मदद से 1 महीने में सेटल कर सकते हैं।
फिर भी वो दोनों नहीं मानते हैं, लेकिन मैट के समझाने पर वो मान जाते हैं। लेकिन मैट इस बार एक शर्त रख देता है। वो कहता है इस बैंक का ऑनर मैं खुद रहूँगा, जिस पर उन लोगों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन बाद में बर्नार्ड और जॉय मान जाते हैं और वो फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ मर्लिन को खरीद लेते हैं। उसके बाद मैट मेनलैंड बैंक के लोन को सेटल करने के लिए कई सारे लोन पास कर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक सुबह कंट्रोलर ऑफ द करेंसी का एक ऑफिसर मैट से मिलता है। वो बैंक के ट्रांजैक्शन चेक करने आया होता है। मैट बहुत घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता वो कैसे इस प्रॉब्लम से निकले। फिर वो बर्नार्ड को कॉल कर उसे सब बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर मैट के ऑफिस में फाइल चेक करता है। बर्नार्ड वही क्लीनर का काम कर रहा होता है। ऑफिसर मैट से वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी और काफ़ी चीज़ें पूछता है जो उसे डाउटफुल लगती हैं, लेकिन मैट को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत घबरा जाता है। वो कुछ ऐसे लोन पास किया होता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ होता है। दरअसल ये सारी गड़बड़ी मैट के लॉयर के कारण होती है, जिसे रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर ने मैट के पास भेजा होता है। रॉबर्ट जानबूझकर ऐसा करता है ताकि मर्लिन बैंक क्रैश हो जाए और मेनलैंड बैंक के सारे लोन सेटल ना हो। मैट बिना बर्नार्ड और जॉय को बताए मेनलैंड बैंक के फ्री वैल्यू से मर्लिन बैंक के लोन को सेटल करने की कोशिश करता है, जो नेशनल बैंकिंग एक्ट के खिलाफ होता है, जिस कारण यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट मेनलैंड बैंक क्लोज कर मैट को बैंक प्रेसिडेंट पद से हटा देती है। उधर बर्नार्ड और जॉय को FBI वाले पकड़ लेते हैं। कोई सॉलिड एविडेंस न मिलने के कारण वो दोनों छूट जाते हैं। उधर मैट पर दबाव बनाया जाता है कि वो ये स्टेटमेंट दे कि दो निगरों ने बेवकूफ़ बनाकर उसको यूज किया, नहीं तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैट बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैट पर ट्रायल चल रहा होता है, जहां वो स्वीकार करता है कि वो ये सब बर्नार्ड और जॉय के कहने पर किया। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड पर ट्रायल चल रहा होता है। वहां उसे अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। बर्नार्ड कहता है हमारे देश के कानून के मुताबिक सभी इंसान एक बराबर हैं और सभी कानून द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ये सभी के लिए सच नहीं है। ये मुकदमा अनसेफ बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि कैसे दो निगरों ने टेक्सास में बैंक खरीद लिए। फिर बर्नार्ड वो ड्रेस कोड दिखाता है जो टेक्सास में निगरो लोग पहनकर काम करते हैं। वो कहता है इस ड्रेस कोड का मतलब है कि आप लोन नहीं ले सकते हैं, आप घर नहीं बना सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आपका अमेरिकन लाइफ जीने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कमेटी मेंबर्स के लोग बर्नार्ड को रोकने का आदेश देते हैं। वो कमेटी मेंबर से कहता है क्यों एक पूरी कम्युनिटी को अमेरिकन ड्रीम के रेस से अलग कर दिया जाता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि उनका रंग अलग है। ट्रायल वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड 3 साल की सज़ा काटकर जेल से बाहर आता है। बाहर उसकी वाइफ और जॉय उसे रिसीव करने आए होते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से कहता है चलो घर चलें, जिस पर उसकी वाइफ कहती है हमारे पास कोई घर नहीं है। बर्नार्ड और जॉय हंसते हैं और बताते हैं हमारे पास 2 घर है बहामास में। उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। वो पूछती है तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर बर्नार्ड कहता है ट्रायल से पहले मैट का फ़ोन आया होता है। वो कहता है वो अगर उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिस पर वो कहता है कि तुम हमारे खिलाफ गवाही दे दो और बदले में हमारे लिए बहामास में 2 घर ले लेना। और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।